morning, sir. Yes. Come on topic. Now, something more, but before more, you can ask your problems. अगर किसी में बॉन्डिंग वगैरह में बड़ा दिक्कत हो या कोई स्ट्रक्चर आपने ट्राई किया हो ना बना पाए हो, तब जो है पूछ सकते हो, तब हम टॉपिक शुरू करें. बोलो. सर पीछे के चैप्टर का पूछना है, चैप्टर 2 सर. कहीं का तुम पूछ सकते हो. बोलो. डीजेनरेट ऑर्बिटल. डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है in the absence of magnetic or electric field, all the orbitals have same energy level and called as degenerate orbital. किसी सबसेल में जो भी ऑर्बिटल होते हैं, अगर वहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ना अप्लाई करें तो सभी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल इक्वल होता है और इसी को हम डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं. यस. एक्सचेंज एनर्जी. एक्सचेंज एनर्जी. एक्सचेंज एनर्जी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल और ऑर्बिटल इज नोन एज एक्सचेंज एनर्जी. ओके. जैसे यहां देखो, मान लो कि ये डी सबसेल है बेटा. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. डी सबसेल अगर है तो इसमें अगर 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो कितने एक्सचेंज होंगे? देखो, एक्सचेंज माने आपस में बदल लेना. ये पहला इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे में भी जा सकता है, तीसरे में जा सकता है, चौथे वाले से एक्सचेंज कर सकता है और पांचवें वाले से. कितना एक्सचेंज हुआ? इसका एक्सचेंज 4 हुआ. 4. एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ कि पहला वाला जैसे फर्स्ट एक्सचेंज में पहला दूसरे में गया और दूसरा पहले में आ गया, इसको एक्सचेंज कहते हैं. फिर पहला तीसरे में गया, तीसरा वाला पहले में आ गया. अब समझ में? यस सर. दूसरा वाला कितना एक्सचेंज करेगा? बोलो. ये कितना एक्सचेंज किया? 1 2 3 एक्सचेंज करेगा सर. 3 एक्सचेंज किया. हमने इधर क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि पहले कर चुका है. वो पहले कर चुका है एक्सचेंज. यस सर, पहले कर चुका है. अब देखो, इसी तरह से 3 हो गया. अब जब थर्ड वाला एक्सचेंज करेगा तो कितना करेगा? 1 और 2 करेगा सर. और फोर्थ वाला करेगा तो केवल 1. बस 1 करेगा. ठीक. तो जितना एक्सचेंज करेगा वही मोर द एक्सचेंज मोर विल बी द एक्सचेंज एनर्जी. मतलब क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल के सबसेल के ऑर्बिटल में अपनी पोजीशन को अगर एक्सचेंज कर सकते हैं तो एक्सचेंज करने से उनमें एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी को एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं. और सीधा साफ जान लो, किसी भी सिस्टम के लिए मोर एनर्जी मिनिमम स्टेबिलिटी एंड मिनिमम एनर्जी मोर स्टेबिलिटी. तो जितना एक्सचेंज करेगा उतना एनर्जी निकलेगी, तो निश्चित रूप से सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ये पॉइंट समझ में? यस सर. जितना एक्सचेंज किया उतना एनर्जी निकली. अगर एनर्जी निकल रही है तो इसी सिस्टम की एनर्जी निकली ना. डिक्रीज. अगर इस सिस्टम की एनर्जी निकल गई तो सिस्टम की एनर्जी और भी ज्यादा कम हो गई. अगर सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब है कि क्या हो गया? मिनिमम एनर्जी होगी और इसकी स्टेबिलिटी अधिकतम हो जाएगी. किसी मॉलिक्यूल के लिए, किसी आयन के लिए, किसी सिस्टम के लिए जितनी एनर्जी कम होती है, चाहे फिजिक्स में पढ़ो चाहे केमिस्ट्री में, जितनी एनर्जी कम होगी उतनी ही उस मॉलिक्यूल की, कंपाउंड की, सब्सटेंस की, सिस्टम की एनर्जी और सिस्टम की स्टेबिलिटी अधिक होती है. ओके. यस. हाँ बोलो. डिस्क्रीट क्वांटिटीज. डिस्क्रीट क्वांटिटीज. डिस्क्रीट माने मतलब अलग अलग क्वांटिटीज. जैसे नहीं होता है डिस्क्रीट लेवल्स. डिस्क्रीट एनर्जी लेवल वर्ड यूज करता है, कहीं कहीं पढ़े होगे, अगर ये भी वर्ड आया होगा. डिस्क्रीट माने डिफरेंट जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, या डिस्क्रीट पोजीशंस किसी की हो सकती हैं. डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जनरली इस रूप में यूज किया होगा 2nd चैप्टर में, है ना. डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, डिस्क्रीट एनर्जीज है, डिस्क्रीट लेवल्स है. डिस्क्रीट माने जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं या डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, वही डिस्क्रीट, अलग अलग. सर 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम क्या है? 3 डायमेंशनल माने होता है बेटा, जिसे पढ़ते हो ना, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट. सर 3D माने क्या हुआ? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट. सर तो यानी 3 डायमेंशनल जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है बेटा,
वो निश्चित रूप से 3D को लेकर के ही बना है, क्योंकि जब ऑर्बिटल को आप दिखाओगे तो निश्चित रूप से ऑर्बिटल क्या होंगे, 3 डायमेंशनल होंगे ही। Yes, दूसरा, sir. एटम जो है पार्टिकल है, तो पार्टिकल है तब भी तो निश्चित रूप से उसका मास है, मास है तो उसका कुछ शेप है, शेप है तो निश्चित रूप से 3 डायमेंशनल आएगा तभी तो बनेगा। Yes, sir. समझ में आ 3 गया. डायमेंशन माने कि 3D होता है, लेंथ विड्थ और हाइट उसमें इंक्लूड होती है ना। और जो एटॉमिक Yes. मॉडल मॉडर्न है वो इस सब पे बेस्ड है। और कोई? Electron gain enthalpy. कंपाउंड कब बनता है सर? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी माने क्या हुआ बेटा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय द गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एनर्जी निकलने के अलावा आप ऐसा भी कह सकते हो, द एंथैल्पी चेंज बाय द गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। यानी किसी एटम के, किसी एलिमेंट के एक एटम द्वारा जितने एनर्जी का चेंज होता है वन इलेक्ट्रॉन गेन करने पर, वही इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी कंज्यूम भी कर सकता है, एनर्जी लॉस भी कर सकता है एटम, ठीक ना। और कोई Yes, क्वेश्चन? sir. यस, और कोई क्वेश्चन? आवाज नहीं आ रही बेटा, थोड़ा और नेटवर्क में आओ। हेलो, सर आयनिक कंपाउंड हाँ, आयनिक कंपाउंड क्या? तो बनते हैं सर। आयनिक कंपाउंड कब बनेंगे, इसके लिए सिंपल सा मैंने बताया था कि एक मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा, ठीक ना। सुनो, ये जब मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा तब आयनिक कंपाउंड बनेगा। लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शनल केस भी होता है। एक चीज सीधा जान लो बेटा, 100% ये कोई भी चीज कह दोगे वो फॉलो करे नहीं हो सकता। जैसे आयनिक कंपाउंड में क्या होता है बेटा, NH4 प्लस आयन होता है, और ये किससे बनता है, नॉन मेटल से ही, NH3 प्लस H प्लस, और ये क्या बन जाता है, NH4 प्लस। NH4 प्लस आयन है, लेकिन ये क्या है, नॉन मेटल से ही बना है ना। तो कोई जरूरी नहीं है, या जैसे कहोगे इसी को कंपाउंड में चेंज कर दो, अमोनियम क्लोराइड, तो NH4 प्लस Cl माइनस, तो NH4 प्लस जो बना इसी से बना ना। यानी कैटायन आपका नॉन मेटल भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम है, रेयरेस्ट है। जैसे ये है, एक्सेप्शनल है, लेकिन मेनली जब आप बनाओगे तो मेटल जो है कैटायन होगा और नॉन मेटल एनायन होता है। जब मेटल और नॉन मेटल मिलेंगे तभी आयनिक कंपाउंड बनेगा, ठीक। या जब एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। और कोई दिक्कत बेटा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है? दोनों में सर अरे यार, अब दोनों में पढ़ो बढ़िया। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक प्रकार का कोवैलेंट बॉन्ड है जिसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के द्वारा दिए जाते हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, कंप्लीट लॉस या कंप्लीट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक। यस, और कोई? सर बोलो बेटा। तो सर PCl5 का एक बार और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के दिखा दीजिए ना। कोऑर्डिनेट क्या, वो सिंगलेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। जैसे Cl है, Cl है, Cl है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और दोनों Cl में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सिंगलेट ये दे दिया, यानी सिंगल एरो से दिखाया, हाफ हेडेड एरो से दिखाता यस है, सर। सिंगलेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड Yes. बोलते हैं। ये सुगडैन ने दिया था। और कोई किसी कुछ क्वेश्चन बोलो बेटा। इसमें भी तो दे ही रहा है। सर आयनिक कंपाउंड में मतलब जो एलिमेंट होते हैं उनके बीच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है और उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन वो पानी में डालते ही वो आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। तो इतनी एनर्जी सर वाटर में कहाँ से आती है कि वो इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ देते हैं? एक चीज और होता है बेटा कि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं ये भी होता है, ठीक ना। पहली बात तो ये समझ लो, दोनों चीजें समझ लो। एक तो ये समझ लो
हम किससे कंपेयर कर रहे हैं उसके कंपैरेटिवली उसको स्ट्रांग कह दिए, ठीक ना। जैसे कोवैलेंट बॉन्ड में कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनका मेल्टिंग इवेंट बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली वेरी लो होता है, यानी उनका जनरली क्या होगा कि बहुत कम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके कंपैरेटिवली जब आयनिक की बात करते हैं तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हम कह देते हैं वेरी स्ट्रांग होता है। लेकिन जब वही मेटेलिक बॉन्ड से कंपेयर करोगे तो आयनिक वाले भी क्या हो जाएंगे, वेरी वीक हो जाएंगे, नहीं होंगे, यस क्योंकि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट सीधा जो है 1800, 2000, 3000, 3400 काफी अधिक हो जाएगा, जबकि आयनिक कंपाउंड का कम होता है। एक चीज जैसे आप देखो कि टंगस्टन जो होता है इसका 3410 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक। इसी में अगर हम ले लें मरकरी का तो ये -38 डिग्री सेंटीग्रेड होगा मेल्टिंग पॉइंट, ये तो मेटल में रहा। इसी तरह से आयनिक कंपाउंड में बात करो, आयनिक कंपाउंड जो होता है NaCl का, इसका जो एनर्जी होती है वो 788 किलो जूल पर मोल होती है, ओके। यस सर सोडियम क्लोराइड का 788 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसके लिए आवश्यक होती है। दूसरा एक चीज और जान लो बेटा, अभी आप सीधा केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किए हो, अभी आप उतना दमदार नहीं पढ़े हो, फिलहाल ये जान लो, मैं आपको बताता हूं कि जो आयनिक कंपाउंड है, पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि सभी वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक। वाटर में सॉल्युबिलिटी के लिए थोड़ा किसके यहाँ से आवाज आ रही है जी, कौन है? रॉबिन वर्मा, क्यों ऑन किए हो? म्यूट करो माइक, जिसके यहाँ घर से आवाज आनी हो माइक म्यूट कर लो, या तो आप अकेले बैठो। यहां देखो बेटा, एक चीज पहले ये जान लो बेटा कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इसमें या तो वेट कर सको तो कल इसका टॉपिक हम बताएंगे, कल ही आएगा या आ जाएगा। लैटिस एंथैल्पी एक टॉपिक है, इसी बुक में पढ़ोगे आगे, ठीक ना। यस सर। तो उसमें आपको बताएंगे, लेकिन आप फिर भी जान लो, एक लाइन अभी पूछी हो तो तुम अपनी प्रॉब्लम जान लो। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है जितना चार्ज बढ़ता है उतना बढ़ता जाता है। जैसे CaCO3 दोनों पर दो दो चार्ज है, ध्यान दो, कैल्शियम कार्बोनेट और NaCl, NaCl पर एक ही चार्ज है, कैल्शियम कार्बोनेट पर दो दो चार्ज है। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू दिस वन, और कैल्शियम कार्बोनेट का होगा तो करीब 1273 केल्विन इसका डिकम्पोजिशन यानी कि मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक ना। यह डिकम्पोज करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करना है तो 1273 केल्विन टेम्परेचर हमको चाहिए, उसके पहले डिकम्पोज नहीं होता है, वेरी हाई टेम्परेचर बढ़ गया, यानी जितना चार्ज बढ़ेगा आयनिक कंपाउंड का स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा। एक चीज जान लो। दूसरा, सभी वाटर में सॉल्युबल हो नहीं होता है, NaCl वाटर में सॉल्युबल है बट कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट मींस पत्थर, सीधा समझ लो, पत्थर कभी पानी में घुलता है? बोलो नो सर नो सर। इसी तरह से लाइम स्टोन ना सर, लाइम स्टोन जान लो या पत्थर जान लो देसी भाषा में, उसी का थोड़ा सा कंपोजिशन आगे पीछे होता है लेकिन उसी बिरादरी का वो भी है, नहीं घुलेगा। एक चीज और जान लो, अब डिटेल में हम आपको बाद में बताएंगे बट आप इतना जान लो, वाटर में एक टॉपिक पढ़ोगे, आयनिक कंपाउंड में लैटिस एंथैल्पी होता है और वाटर के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है, ठीक। सर तो आगे यस सर ये आगे टॉपिक पढ़ोगे। अगर लैटिस एंथैल्पी स्ट्रांग है, यानी कुल मिला के इसको ऐसे समझ लो, आयनिक फोर्स स्ट्रांग है और वाटर का फोर्स वीक है तो वो नहीं डिजॉल्व होगा, इनसॉल्युबल होगा। लेकिन अगर वाटर का फोर्स अधिक है और लैटिस एंथैल्पी वीक है तो निश्चित रूप से वो डिजॉल्व हो जाता है, ठीक ना। यस सर थोड़ा सा इसको हम डिटेल में आपको बताएंगे लैटिस एंथैल्पी टॉपिक में, अभी थोड़ा इसको छोड़ो नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, है ना। लेकिन अभी ये जान लो, इसी को हम बाद में आपको डिटेल में समझाएंगे वहां पे क्या होता है ये, ठीक।
हाइड्रेशन ईथर यानी वाटर की एनर्जी अधिक है, आयनिक कंपाउंड की एनर्जी कम है तो डिजॉल्व हो जाएगा, ऐसा समझ लो। वाटर की एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी अधिक है आयनिक कंपाउंड की, तो डिजॉल्व नहीं होता है। जैसे हमने 2 एग्जांपल बताया, कैल्शियम कार्बोनेट या पत्थर डिजॉल्व नहीं होता है, सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व हो जाता है। ठीक, यस सर। आगे इसका डिटेल आपको बताएंगे, वहां पे टॉपिक आएगा लैटिस एंथैल्पी। तो और कुछ पूछना हो बोलो, पीछे जो पढ़े उसको पूछो, आगे वाला हम बताएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा। पीछे वाला आपके फायदे के लिए रहा, आगे वाला टॉपिक पढ़ा दें, ना समझ में आए तब पूछोगे, ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। और बोलो सर स्क्रॉन्जर वेव इक्वेशन। क्या बेटा, फिर से बोलो। सर स्पेंजर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्या दिक्कत है? सर उसका इक्वेशन नहीं समझ में आ रहा है। इक्वेशन समझ में भी नहीं आएगा बेटा, वो सीधा जो तुम्हारी बुक में नहीं दिया है, ई साई इक्वल टू एच साई, याद है ना, उसी का वो Yes, डेवलप sir. लूप है। Yes, sir. और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का बेटा डिटेल जो है, कुल मिला के ऐसे समझ लो कि ई साई इक्वल टू एच साई जो है, जब उसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं और जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनके वेव फंक्शन को, यानी एक्स वाई जेड एक्सिस पर जब उसकी स्टडी किया जाता है कोऑर्डिनेट्स लेकर के, तब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा हम किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में जो उसकी एनर्जी होती है या जो उसका पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, इन सबको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका डिटेल जो है वो आप जब बीएससी एमएससी में जाओगे वहां पर तो इसका डेरिवेशन भी दिया है, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो है वो सब चीजें वो साइंटिस्ट के बस की बात है, वही लोग डिराइव करते हैं। जो सिलेबस में दिया जाता है बेटा वो केवल बीएससी एमएससी में भी आप पढ़ोगे तो केवल उसको दे देगा कि इस तरह से डिराइव कर दिए, ठीक ना। लेकिन Yes. इसका जो एक्चुअल है, तो एक्चुअल तो साइंटिस्ट हैं, वो लोग अपना स्टडी किए उसको निकाले। सर एक बार और बताइए, नहीं समझ में आया। क्या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाला? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बेटा ये जो है, जो ई साई इक्वल टू एस साई आपके यहाँ दिया है, याद होगा, हैमिल्टोनियन कांस्टेंट वगैरह यूज करके कैप्पा लगा के, Yes, sir. उसी का Yes, ये sir. डेवलप Yes, sir. रूप है। यानी उसी को जब आप सॉल्व करते हो, उसी को जो मैथमेटिकली सॉल्व किया जाता है, यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स पर एक्सिस पर लेकर के, जब उनके वेव फंक्शन, उनकी पोटेंशियल एनर्जी आदि को लेकर के जब हम कैलकुलेशन करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो देन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑब्टेन्ड होता है। श्रोडिंगर साइंटिस्ट का नाम है, चूंकि उन्होंने उसको सॉल्व किया था, उसको स्टडी किया था, इसीलिए उसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहा गया। श्रोडिंगर ने क्या किया बेटा कि इन्होंने जो पहले पार्टिकल नेचर ही माना जाता था एटम को, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को वेव और पार्टिकल दोनों नेचर से रिलेट किया। दोनों नेचर के आधार पर जो है मॉडर्न एटॉमिक मॉडल को इन्होंने दिया भी था। और इन्होंने क्या किया, इस इक्वेशन के द्वारा जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी या उनके कोऑर्डिनेट, उनका मोमेंट वगैरह, इन सब को आसानी से स्टडी हम कर सकते हैं। जो भी आप एटॉमिक ऑर्बिटल वगैरह पढ़ते हो, जो भी उनके आप स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ते हो, जो भी उनकी आगे क्वांटम स्टडी वगैरह करते हो, वो सब इसी पर बेस्ड है ना। इसी के हेल्प से आगे जो है वो एक्सप्लेनेशन बहुत सारे दिए गए हैं, जिसको हम आगे पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक ना। बस इतना ही है। इसका डिटेल और ज्यादा थोड़ा कैसे डिराइव होता है वो आप बीएससी एमएससी में जब जाओगे तो वहां पर फिर से आप एक बार पढ़ोगे, ठीक ना। और कोई दिक्कत? सर बोलो। सेमी मेटल को या मेटलाइट? सेमी मेटल को ही मेटलाइट वर्ड यूज करते हैं, दोनों सेम है। और कोई? सर कैसे सर कुछ इसमें बताया था ना कि कैसे पता कर लेंगे कि मेटलाइट है या नहीं है? देखो मेटलाइट में पता करने का उस तरह से क्या है कि जनरली हम डेफिनेशन में तो यही कहेंगे जिसका कैरेक्टर क्या हो, मेटल और नॉन मेटल के दोनों का शो करता हो, या दोनों के बीच में हो, कह सकते हो, दोनों के कैरेक्टर शो करता हो। तो केवल उसकी प्रॉपर्टी जो है उसके बिहेवियर से ही फाइंड कर सकते हो। अगर आपको उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज याद हो, है ना,
तभी, या उसके बारे में आपको जानकारी हो तभी आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कि वो जो है सेमी मेटल है या नॉन मेटल है या मेटल की तरह बिहेव कर रहा है। उसके लिए आपको पूरी जानकारी होना उसकी आवश्यक है, तभी आप बता पाओगे, ठीक ना। और सर एनालमस प्रॉपर्टीज, एनामलस का मतलब होता है कि अदर देन रेगुलर प्रॉपर्टीज कॉल्ड एज एनामलस प्रॉपर्टी, ठीक ना। जो उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए उससे अलग प्रॉपर्टी शो कर ले तो एनामलस प्रॉपर्टी है। जैसे आपने डायगोनल रिलेशनशिप में देखा, लिथियम को सोडियम के समान प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, दोनों का ग्रुप सेम है, लेकिन लिथियम किसके तरह प्रॉपर्टी शो कर रहा है? मैग्नीशियम की तरह, है कि नहीं? बेरिलियम, जबकि मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है और लिथियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। इसी को क्या कहा गया? लिथियम की एनामलस प्रॉपर्टी हो गई। अपने में अगर एग्जांपल लेना हो एनामलस प्रॉपर्टी की, हर से मान लो स्कूल के लिए कोई निकला और पता लगे बीच में क्रिकेट खेलने लगा, तो वो भी एनामलस बिहेवियर हुआ कि घर वाले जान रहे हैं पढ़ रहा है बबुआ, और पता लगा बबुआ क्रिकेट खेल रहा है। या मान लो घर वाले मोबाइल खरीद के दिए कि बेटा ऑनलाइन क्लास करेगा, और बेटा उसमें फेसबुक और व्हाट्सएप में फ्रेंड बना के चैट कर रहे हैं, और पता लगा गेम खेलना शुरू किए, पबजी गेम, वो भी एनामलस बिहेवियर हुआ, है कि नहीं? पता लगा कि घर वाले पता लगा कि बेटा को डिस्टर्ब नहीं करना है, और बेटा कमरे में बैठ करके फैन चला के बढ़िया पबजी गेम खेलने लगे, पबजी खेल रहा है, अभी तो हो सकता है। ये यही एनामलस बिहेवियर होता है, ठीक। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा। सर थोड़ा सोमरफेल्ड मॉडल ऑफ एटम को हल्का फुल्का एक्सप्लेन कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है। किसको? सोमरफेल्ड मॉडल ऑफ एटम। सोमरफील्ड मॉडल में केवल एक नई चीज आई थी, वो क्या था? सोमरफील्ड ने बताया था बेटा, जैसे हम सर्कुलर पाथ दिखा रहे थे ना बोर मॉडल में। यस सर। बोर मॉडल में तो सोमरफील्ड ने क्या कहा कि जो सेल्स होते हैं या ऑर्बिटल्स होते हैं कैसे होते हैं? वो इलिप्टिकल शेप्ड होते हैं। ये नई उन्होंने एक क्या किया, कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, बस यही चीज। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या आया कि एक साइड में तो रेडियस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और एक साइड में रेडियस लार्जर हो जाएगा, है ना। सोमरफील्ड मॉडल में एक नई चीज मेनली इंट्रोड्यूस किए थे बेटा, कि जो इलेक्ट्रॉन है, दीज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए इलिप्टिकल शेप्ड ऑर्बिट्स, है ना। इलिप्टिकल शेप यानी अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार, शुद्ध हिंदी में कहें तो ये हिंदी में कम समझ में आएगा, इलिप्टिकल शेप्ड कह लो। यानी कि इसमें क्या होगा, थोड़ा सा अंडाकार होंगे, यानी एक साइड में उसका रेडियस लार्जर हो जाएगा और एक साइड में रेडियस स्मॉलर होता है, ठीक ना। यही एक नई चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और ये इसलिए समझाने का प्रयास किया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चूंकि दूर और नजदीक जाने से क्या हो गई, चेंज हो रही है। तो एनर्जी चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने मेनली ये सहारा या हेल्प जो है अपने हिसाब से ये कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का प्रयास किया, लेकिन ये भी रॉन्ग था, ठीक ना। सर आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर जो होती है वो है ऑलवेज पॉजिटिव होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन किसी एटम के द्वारा गेन करने पर जो एनर्जी चेंज होता है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक। सर एंगुलर लगानी पड़ सकती है। बोलो सर, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल, तो क्वांटा चूंकि पहले नहीं पढ़े हो, लेकिन याद होगा ना कि E इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू ही तो क्वांटा है, एनर्जी पैकेट या स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल का मतलब हुआ कि जो एनर्जी है उसका क्या होता है, क्वांटाइजेशन है, यानी सभी की एनर्जी क्या होती है, एक निश्चित अमाउंट में एनर्जी सप्लाई होती है, वो क्वांटा कहलाती है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी याद होगा, पढ़े होगे तो, जहां पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह टॉपिक है। क्वांटम एंगुलर, हाँ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है? मतलब क्या है कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है J इक्वल टू आई ओमेगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसकी एनर्जी जो है क्या होगी,
और पोजीशन या वेलोसिटी और पोजीशन लगातार क्या होती है, चेंज होती है। जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़े हो, और एग्जैक्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिलहाल जब वो मूव करेगा और उसकी वेलोसिटी अगर लगातार चेंज हो रही है तो निश्चित रूप से वेलोसिटी चेंज होगी तो एनर्जी भी तो चेंज हो जाएगी, चेंज होगी। और एनर्जी चेंज होना माने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल। सीधा एक लाइन में समझ लो, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका एनर्जी अलग अलग होता है, ऐसा जान लो सबसे इजी तरीके में। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अलग अलग या डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं। जैसे आपने पाउली लॉ में पढ़ा है, पाउलीज लॉ में यही पढ़ा ना कि चारों क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए समान नहीं हो सकती, अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए। इसका मतलब क्वांटम नंबर क्या बताता है, एनर्जी को बताता है। तो अगर चारों क्वांटम नंबर समान नहीं है, इसका मतलब चारों जो क्वांटम नंबर समान नहीं है तो दो इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी भी समान नहीं है। यही तो कहा उसने। यस सर। और बेटा यस सर, आगे पढ़ाइए। और कोई दिक्कत? सर आगे पढ़ सर। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन टॉपिक में नहीं है, इसको छोड़ो। जो तुम्हारे यहाँ वो पहले समझो, उसके बाद तुम अलग से पूछ लेना, क्योंकि हफ्ते में केवल 5 ही दिन मिलता है। यस सर कोवैलेंट रेडियाई का मतलब क्या हुआ? कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े हों। जैसे मान लो कि पढ़ो ना, Cl एटम है तो कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जो मॉलिक्यूल जुड़ा है, जैसे Cl2 हो गया, एक Cl एटम है, एक Cl एटम है, ये दोनों का न्यूक्लियस हो गया। इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, ये या इसी को यहां कर लो, इसका आधा ही क्या कहलाता है? एटॉमिक रेडियस या कोवैलेंट रेडियस। यही पढ़े हो ना? यानी हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम इज नोन एज कोवैलेंट रेडियस। इसमें याद होगा क्लोरीन के लिए क्या होता है? 198/2 दैट इज 99 पिकोमीटर हो जाता है क्लोरीन के लिए। यही क्लोरीन का कोवैलेंट रेडियस हो जाएगा। रेडियस और कोवैलेंट रेडियस में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यही है, कोवैलेंट रेडियस केवल एक ही मॉलिक्यूल में देखोगे जो एडजेसेंट एटम जुड़े हैं आपस में, यानी जो बॉन्डेड एटम है उसके बीच की दूरी है। जबकि वांडर वाल्स रेडियस में क्या होगा, तुम दो मॉलिक्यूल लोगे, एक Cl2A हो गया और एक Cl2A हुआ, दो मॉलिक्यूल हुए। अब मॉलिक्यूल एकदम चिपक नहीं सकते हैं, एकदम पास में सट नहीं सकते हैं, कह सकते हो, यानी ये निश्चित दूरी बना करके रहेंगे। ठीक, ये एकदम पास नहीं आ सकते, एक मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल ये। अब इन दोनों मॉलिक्यूल के जो एडजेसेंट एटम हैं, इनके बीच के डिस्टेंस का हाफ वांडर वाल्स रेडियस कहलाता है। 5-7 मिनट हो गए सर वांडर वाल्स फोर्स कहते हैं, ये समझा? पहले इसको समझो। अब देखो तो वांडर वाल्स रेडियस में क्या हुआ, ये बिटवीन द मॉलिक्यूल होता है, ठीक ना? जो एडजेसेंट एटम है बिटवीन द मॉलिक्यूल के बीच का रेडियस है। और चूंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से एकदम टच नहीं कर सकते, अगर एकदम टच कर जाएंगे तो रिपल्सन क्रिएट कर जाएगा, रिपेल कर जाएगा। इसीलिए वांडर वाल्स रेडियस पढ़े होगे, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस, यस याद है ना? जैसे क्लोरीन का 99 पिकोमीटर होता है कोवैलेंट रेडियस, और 180 पिकोमीटर जो है ये वांडर वाल्स रेडियस होता है, लगभग 2 गुना हो गया, है कि नहीं? दूसरा, वांडर वाल्स फोर्स जो है, दिस इज द फोर्स व्हिच एक्ट्स बिटवीन द कोवैलेंट मॉलिक्यूल। कोवैलेंट मॉलिक्यूल कोई भी हो, उसमें जो फोर्स होता है वो वांडर वाल्स फोर्स कहलाता है। वांडर वाल्स फोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी डिस्कवरी जेम्स वांडर वाल्स साइंटिस्ट का नाम है किया था। हालांकि वांडर वाल्स फोर्स जो है इसको यूनिवर्सल फोर्स कहते हैं, जिसमें कोई फोर्स ना काम करता हो उसमें वांडर वाल्स फोर्स निश्चित काम करेगा। इसीलिए इस फोर्स को यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है, ठीक ना? तो यस सर, आगे पढ़ाइए। और कोई दिक्कत किसी को? देखो बेटा, कल जो है, कल किसी बच्चे ने या किसी गर्ल ने या किसी स्टूडेंट ने पूछा था
नाइट्रिक ऑक्साइड में देखो, नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्टेट प्रॉपरली कभी नहीं कंप्लीट होगा। देखो ये इसके इलेक्ट्रॉन हो गए और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, 2 4 6। ध्यान दो, एक तो इस तरह दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा लो, जो बांड में है ऐसे कर सकते हो, इसको हम बांड में भी दिखा दे रहे हैं। इसमें हो जाएगा N डबल बांड O 2 4 और 1 1 2 3। एक तो ये स्ट्रक्चर होता है, दूसरा हम ऐसे भी बना सकते हैं N O 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर देखो यहां देखो, इसको ऐसे समझ लो ज्यादा बेटर रहेगा। ये यहां पर 2 से डबल बॉन्ड बनाएगा, ध्यान दो, 2 से डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का हो गया, और नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 ने बॉन्ड बनाया, 2 लोन पेयर के रूप में है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। ठीक, इस तरह से भी ये एग्जिस्ट करेगा। यहां पर इसको क्या बोलते हैं, यहां 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया है, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसी को ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कह सकते हो, कल मैंने बताया था, याद है ना, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। इस 3 इलेक्ट्रॉन में 1 नाइट्रोजन का है और 2 ऑक्सीजन का है। ठीक, इन दोनों में ही चूंकि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इनका ऑक्टेट प्रॉपरली कंप्लीट नहीं होता है, फिर भी स्टेबल है, एक्सेप्शन है। यहां पर देखोगे तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 + 3 7। ऑक्सीजन का तो कंप्लीट है, नो प्रॉब्लम, लेकिन नाइट्रोजन में कितने हैं, 3 + 4 7। अच्छा यहां पर देखो तो 2 + 4 6। अब यहां क्या मानता है, इन 3 में से नाइट्रोजन को 2 चाहिए तो 2 ले लो, 8 हो गया, और ऑक्सीजन का 2 4 6 और 2 8, इसका 8 कंप्लीट हो गया। यानी इसका ऑक्टेट केवल टेक्नोलॉजी पर कंप्लीट कर सकते हो, बाय द रूल ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, ये एक्सेप्शन है। ठीक, और कोई कंफ्यूजन हो, पूछना चाहते हो तो बताओ, बोलो बेटा। सर ऑक्सीजन नहीं ले सकता है वो वाला, कौन वाला, जो नाइट्रोजन दिया है? यहाँ पर इसको बात कर रहे हो? यस सर। इसको तो लेता है तभी तो 8 होगा बेटा। ऑक्सीजन क्या हुआ, 4 बॉन्ड द्वारा 2 इधर पेयर में है और 2 इसको लिया, 8 हो गया, तभी तो 8 पूरा होगा। यस सर। और कोई अगर स्ट्रक्चर आपको बनाए हो, कंफ्यूजन हो, ना समझ में आ रहा हो तो पूछ सकते हो। ठीक, बोलो। इस समय अभी मात्र 6 मिनट है, कल सिज्विक मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल बता रहे थे, उसको पूरा कर देते हैं, या पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, बोलो। सिज्विक्स मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल, याद होगा कल मैंने बताया था कुछ शुरुआत में। सिज्विक मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट जितने उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उतने वो कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, और वो अपने आउटर मोस्ट सेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन भी रख सकता है, या उसके मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, जैसे एक बार देख लो तब आपको बताते हैं इंग्लिश में भी। 15 है, 2 8 5, सल्फर है 16, 2 8 6। इसका मतलब क्या हुआ, फास्फोरस मैक्सिमम 5 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, सल्फर मैक्सिमम 6 बना सकता है, क्योंकि 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आप समझ में आया? 6 कोवैलेंट बॉन्ड, यानी इसीलिए फास्फोरस क्या करता है, ये 5 कोवैलेंट बॉन्ड बना करके PCl5 बना लेता है, और सल्फर 6 कोवैलेंट बॉन्ड बना करके SF6 बना लेता है। ठीक,
और फास्फोरस के बैलेंस सेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, सल्फर के बैलेंस सेल में 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ओके, अब सिजविक ने क्या कहा, इंग्लिश में समझ लो, उसके बाद फिर बताते हैं। सिजविक ने बताया बेटा, एन एलिमेंट कैन फॉर्म मैक्सिमम ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन and can have more than 8 electron in their valence cell. This is known as Sidgwick's maximum covalency rule. Maximum covalency इसलिए कहा गया कि जितना इलेक्ट्रॉन है उन सभी को वो वैलेंट बॉन्ड बनाने में यूज कर सकता है। मैक्सिमम कोवैलेंसी कहने का कारण सिर्फ इतना है कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उतने को वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर सकता है, इसीलिए इसको कहा गया मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल। हेलो प्रीति यादव, क्यों आवाज कर रहे हो बाबू? क्या बताया बेटा कि सिजविक ने कहा था? यस प्रीति, आवाज क्यों आ रही है बेटा? हेलो, सिजविक ने क्या बताया बेटा? एन एलिमेंट कैन फॉर्म मैक्सिमम ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कैन हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। दिस इज नोन एज सिजविक्स मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल। मैक्सिमम कोवैलेंसी इसीलिए कहा गया कि किसी भी एलिमेंट में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी को कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर सकता है, इसीलिए इसको मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल कहा गया। क्लियर? और इस तरह से इन्होंने बताया कि फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 10 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सल्फर में 6 है तो 12 भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यही इनका मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल कहलाता है। ठीक? यस सर। कोई दिक्कत? अब जो है इस तरह से क्या है कि ये सिजविक का मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल होता है। और 2 मिनट भरवाएगा वो भरवा दादा, टाइम नहीं है। उमंग गुप्ता, उमंग गुप्ता, उमंग गुप्ता, हेलो हेलो उमंग गुप्ता, कितने बड़े बेहुदा हो, वो तो समझ में आता है, अब बाहर हो, क्या समझाएं तुमको? नहीं पढ़ना हो तो मत ज्वाइन करो। यस, मात्र 1 मिनट है बेटा, तो 1 मिनट में हम एक आध दो स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं कि आसानी से बना सकते हो, इसके बाद कल पढ़ते हैं। जैसे फिर से सिंपल फॉर्म में आपको दिखाते हैं कि अगर हमको C2H4 को बनाना हो, अरे सॉरी CH4 को बनाना हो तो कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर को? इसमें क्या करोगे? 6C2 4 हो जाएगा, H1 1 1 और 1 होगा, यानी कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा और 4 हाइड्रोजन है तो चारों से 1 1 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यानी सेंटर में चूंकि कार्बन है, मोर बैलेंसिस की है, सबसे अधिक है, इसको बीच में रखोगे और चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन को लिख दोगे। देन चारों सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो सबके सामने एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे और 1 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का शो करोगे। और अब हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेगा और इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। और कार्बन चूंकि सभी हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो कार्बन सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन ले करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और इस तरह से आप बना सकते हो CH4। यस सर। नेक्स्ट